नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएससी और रेलवे के जो महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू हैं। आज हम उनको पढ़ेंगे। ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, देखिए ये क्या पूछ रहा है। इनमें से किस पौधे में बहुरंगी पत्तियां होती हैं? एक ऐसा पौधा होता है जो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग कलर की होती है, ऐसे मल्टी मल्टी कलर्स होती हैं। आप देखिए, ऑप्शन देखिए, जैस्मिन का है यानी चमेली का है, क्रोटन का है, तुलसी का है, हाइबिक्स का है। आप देखिए, कमेंट में अपने आंसर देते रहिए। मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या आएगा। बच्चों, इसका राइट आंसर सी आएगा, क्रोटन का। देखिए, अब कई बच्चे कन्फ्यूज़न में, सर ये क्या पौधा होता है क्या नहीं। मैं इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ। ये देखिए, ये इमेज है उस पौधे की। देखिए, आपने देखा होगा, ये इसको हम गमले में रखते हैं और होता क्या, इसको ह्यूमिडिटी अच्छी लगती है, ह्यूमिडिटी में रहना अच्छा पसंद है इसको। और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये पौधा जहरीला होता है, तो इसको बच्चे से दूर रखना चाहिए। ये देखिए, इसके सारे मल्टी कलर हैं। और देखिए, ये देखिए आप, ये इसकी जो छोट पत्तियाँ बारीक होती हैं, छोटी पत्ती वाला बोलते हैं, पत्ती पतली पतली होती हैं, ये वो है। सेम यही पौधा होता है। अब पता लग गया होगा ये कौन सा पौधा होता है जिसकी पत्तियाँ मल्टी कलर होती हैं। तो बच्चों देख लो, ये होते हैं वो। तो समझ में आ गया होगा बच्चों ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो स्पेरिकल मिरर होता है वो उसकी अवधारणा कैसी होती है बताइए। जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन, प्रकाश का रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या रेडिएशन, इसका राइट आंसर दीजिए फटाफट। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जैसी वस्तु होती वैसी दिखाई नहीं देती, यानी सूर्य का उगते समय और डूबते समय ऊपर की ओर उठा दिखाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन सूर्य का लाल दिखाई देना ये प्रकाश की प्रकिरण के कारण, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज किसने की थी? सीवी रमन ने की थी। अब देखिए, स्विमिंग पूल में या फिर तालाब में कोई छड़ पड़ी है लोहे की, वो कैसी दिखाई देती है? वो तिरछी दिखाई देती है, वो भी अपवर्तन के कारण। ठीक है, ये बहुत से एग्जाम्पल हैं इसके। बाल्टी में पड़ा सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देना, या स्विमिंग पूल का तल ऊपर की ओर उठा दिखाई देना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। और ध्रुवों पर कोई व्यक्ति मछली का शिकार करना चाहता है तो वो अपवर्तन के कारण वो प्रहार करता है। वो कहाँ पर करता है भाई? तो वो काम मछली के आगे वार करेगा। ये सब अपवर्तन के कारण ही होता है बच्चों। आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश के प्रकिरण के कारण होता है। समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, ये भी प्रकिरण के कारण है। तो इसका राइट आंसर देखिए, गोल या दर्पण की अवधारणा क्या होती है? क्या होती है जी? इसका राइट आंसर आपके सामने आया है, सी आएगा, यानी कि प्रकाश का परावर्तन होता है वो। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, कनकेव और कन्वेक्स। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का आपका प्रयोग पता भी है कि साइड मिरर में, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही। और अवतल दर्पण का भी आपको पता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। नाक कान गले का डॉक्टर भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो बच्चों ये देख लेना आप। और जो स्ट्रीट लैंप होते हैं उसमें भी कन्वेक्स मिरर का प्रयोग होता है, यानी उत्तल। और जो कनकेव होता है वो अवतल होता है बच्चों। सेविंग दर्पणों में भी अवतल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूल पर कूलाम यूनिट ऑफ किसकी यूनिट है बताइए आप? वोल्ट की है, जूल की है, एम्पीयर है, कूलाम, बताइए भाई। जूल पर कूलाम। देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? इस बच्चों राइट आंसर इसका बताओ, शाबाश। इसका राइट आंसर आएगा ए आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पीरियोडिक टेबल का ही क्वेश्चन है।
इसमें पीरियड बताने हैं किस आवर्त से संबंध है। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब। और आर्गन, जो आधुनिक आवर्त सारणी थी हेनरी मोजले ने जिसकी खोज की थी, ठीक है ना, आवर्त सारणी में कौन से उसमें आवर्त में है, यानी कि आप देखिए इंग्लिश में देखिए, जो पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, बताइए, 3rd में, 4 में, 2nd में, 1st में। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये यानी कि राइट आंसर ए आएगा। ये सभी किस में है, ये 3rd में है। देखिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन में, जो इनका विलयन की अभिक्रिया किसका उदाहरण है, ठीक है, जो रिएक्शन होता है ये किसका सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। देखिए, एक्सोथर्मिनल रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, भाई एक तो ऊष्मा को ग्रहण करे, एक ऊष्मा को छोड़ दे, ठीक है। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक होता है सिंगल डिस्प्लेस रिएक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, घबराना नहीं। बताइए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखिए इंग्लिश वाले भी देख लियो नीचे। हाँ भाई देखो, इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर बच्चों बी आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो होता क्या है मैं बताता हूँ। देखियो, द्विविस्थापन क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट है, वे आपस में अपने तत्वों को बदल लें, ठीक है। जो कोई भी दो यौगिक हैं, कंपाउंड है, फिर से देख लो, दो कंपाउंड हैं ये, और उनके एलिमेंट चेंज हो जाएं, ठीक है बच्चों। जो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जो एलिमेंट होते हैं वो चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इनके एलिमेंटों में चेंज। ध्वनि किसी भी माध्यम में, ठीक है भाई, ट्रेवल इन ए मीडियम, बताइए कौन सा आएगा, के रूप में संचरित होती है। शाबाश। देखिए इजी क्वेश्चन है लेकिन टफ लग रहा है, लैंग्वेज हार्ड है। ध्वनि में कौन सी तरंगें होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़ रखा है। ध्वनि और उसकी तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, बताओ। शाबाश शाबाश, अकोस्टिक बताया था, अकोस्टिक कहलाता है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये पढ़ रखा हमने, जो संपीड़नों एवं विरलों की श्रृंखला, ठीक है ना, तो इसमें से के रूप में ध्वनि संचरित होती है। इसका राइट आंसर बी आएगा। देखिए इसमें कौन सा एजेंट है जो स्थानीय या सामान्य संवेदना हानि उत्पन्न करता है, बताओ भाई। इनमें से हानिकारक कौन सा है, बस ये बताना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, रक्त और निश्चेतक, बताओ। शाबाश, निश्चेतक, ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर निश्चेतक आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ निश्चेतक क्या होता है। ये हमें हानि तो उत्पन्न करेगा, ये बेहोशी। निश्चेतक का मतलब होता है बेहोशी। देखिए मैं बताता हूँ, निश्चेतक औषधियाँ आती हैं, क्या होती हैं, ऐसी औषधियाँ जो संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग विशेष को एक सीमित समय तक शून्य कर दे, बेहोश कर दे। यानी हम ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं हाथ का, नाक का, तो नाक को सुना कर दे, हाथ को सुना कर दे, तो वो निश्चेतन में आता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को भी पता होगा क्वेश्चन किस टाइप से आता है। क्वेश्चन ये दे देगा कौन सी औषधि किस प्रकार की होती है, यानी कि कई बार आपसे ये भी पूछता है कि कौन सी औषधि, ये बोलते हैं ना, प्रतिजवरकारी होती है। कौन सी औषधि आपसे ये भी पूछ लेता है भाई, एनालाइजिस यानी पीड़ाहारी होती है। तो अब मैं आपसे ये भी पूछते हैं कि कौन सी औषधि, कौन सी दवाइयाँ, कौन सा ड्रग्स निश्चेतक के रूप में शामिल होता है। तो देखिए इसमें एमाइड लिख लीजिए आप, AMID, एमाइड आएगा, एस्टर आएगा,
ESTR आएगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमाइड औषधि निश्चेतक के रूप में एस्टर भी, ठीक है। कोकेन भी का भी प्रयोग कर लेते हैं इसमें, प्रोकेन का भी प्रयोग करते हैं, लिडोकेन का भी प्रयोग करते हैं, प्रीकोलेन का भी प्रयोग कर लेते हैं। सामान्यतः निश्चेतक में मुख्य रूप से ईथर का प्रयोग किया जाता है। कौन से का? डाई एथिल ईथर का प्रयोग होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को बेहोशी के लिए, ध्यान रखना, हम बेहोशी के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोथेन का भी। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, बेहोशी के लिए हम नाइट्रस ऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कौन सा अभिकर्मक, ठीक है, स्थायी या अस्थायी रूप से हानि पहुंचाएगा, तो निश्चेतक की हानि पहुंचाता है। बेहोशी, शून्यपन। ये देखिए बच्चों, सामान्यतः जुखाम में के इलाज में किस विटामिन का उपयोग करते हैं बताइए? रेटिनॉल का, थायमिन का, कैल्सीफेरॉल का, या फिर एस्कोर्बिक अम्ल का? ठीक है, तो बताइए किसी के जुखाम हो जाओ तो हम किस विटामिन का प्रयोग करेंगे? देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर आएगा, आप पता नहीं क्या कौन सा ऑप्शन सोच रहे हो, जुखाम में वही किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर सी आएगा, विटामिन सी, यानी कि डी आएगा उत्तर राइट आंसर, और आंसर डी आएगा और विटामिन सी आएगा। ठीक है भाई, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। सबसे ज़्यादा किस में होता है? ये आंवलों में। जो एक बात और मैं बता दूं, जैसे चाय में अम्ल पूछे तो, जैसे एप्पल में होता है ना भाई, एप्पल में होता है मैलिक अम्ल, चिट्टी में फॉर्मिक अम्ल, इसी तरीके से आंवले में अम्ल पूछे ना आपसे, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है एस्कोर्बिक अम्ल बताना है, ध्यान रखना। आंवलों में एस्कोर्बिक अम्ल बताना है, ठीक है। अब देखना, विटामिन सी साइट्रिक फ्रूट में पाया जाता है। तो बच्चों इसका पता तो लग रहा होगा आपको। अब देखिए, ऊष्मा के द्वारा, हीट के द्वारा कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ आपको, ये है कि किसी के घाव हो जाए, ठीक है ना। अब घाव हो गए, एक तो होते ही ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का, वो तो विटामिन के, लेकिन घाव हो गए ना, तो घाव भरने के लिए घाव भरने के लिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, कौन सी अधातु जो विद्युत की सुचालक है, यानी कंडक्टर है, ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बताइए। धातु पूछे तो भाई चांदी आएगा, लेकिन इसने अधातु पूछा है, तो इसका राइट आंसर मैंने दिखाए रखा है, बी आएगा राइट आंसर, ग्रेफाइट। देखिए बच्चे, ग्रेफाइट के रूप में ये एलोट्रोप्स होता है, ये कार्बन के अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में देखिए, ग्रेफाइट भी हीरे के समान कार्बन का एक क्रिस्टल रूप होता है, ठीक है। तो ये कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? ये अगन्य चट्टानों में पाया जाता है, आइजोनस चट्टानों में पाया जाता है, ध्यान रखना। अब देखिए, ग्रेफाइट में कार्बन के सभी परमाणु 3 तथा कार्बन परमाणुओं के सशक्त जो सहसंयोजी बंध होता है, ये उससे जुड़े होते हैं। अब देखिए, ये ग्रेफाइट के कण सॉफ्ट होते हैं और चिकने होते हैं। अब देखिए, ग्रेफाइट का उपयोग क्या करते हैं पता होगा आपको, ये इसका उपयोग शुष्क सेल के इलेक्ट्रोड में, ये सब सुन लेना, फिर से बोल रहा हूँ, शुष्क सेल के इलेक्ट्रोड में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है भाई, यानी ड्राई सेल में, ठीक है, पेंसिल में, लेड के रूप में, और उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में। अब देखना, ग्रेफाइट का रूप स्नेक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में होता है, पॉलिश के लिए जो चूर्ण बनाते हैं वो भी, और जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें मॉडरेटर के रूप में, यानी कि परमाणु की क्रिया को मंद करने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ग्रेफाइट और D2O यानी भारी जल का उपयोग किया जाता है भाई। तो देख लेना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या आया था, जो ड्राई सेल होता है कि इलेक्ट्रोड के रूप में, यानी शुष्क सेल के रूप में, और उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में, और पेंसिल की लेड में, ये सब का प्रयोग किया जाता है भाई। सुनना बच्चों, ये रेलवे ने पूछा था, जो संश्लेषित ग्रेफाइट यानी कि सिंथेटिक ग्रेफाइट क्या होता है? सिंथेटिक ग्रेफाइट मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कार्बन पदार्थ होते हैं, जैसे पेट्रोलियम ले लिया हमने, कोक ले लिया, या कोल तार ले लिया,
आदि को हम 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उसमें उपस्थित जो वाष्पशील पदार्थ और धात्विक अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, ठीक है ना, उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं, ठीक है। तथा जो शेष पदार्थ बचेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो किस में बदल जाएगा, वो सीट लिंक होता है। एक सीट लिंक मतलब होते हैं उसको सदृश्य क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। संश्लेषित ग्रेफाइट में 99% तक कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ भाई, ये आया था सिंथेटिक ग्रेफाइट में कितने परसेंटेज तक कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं, तो कितने, 99% तक। और क्या होता है संश्लेषित, क्या होता है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो कार्बन जैसे पेट्रोलियम, कोक और कोल तार को 2500 से 3000 पर गर्म करेंगे ना, तो उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। चलो नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दौरान किस परिपाटी का पालन किया जाता है, बताओ भाई किसका, चिन्ह परिपाटी प्रणाली यानी सिस्टोमेटिक, शाबाश बताइए, या नवीन मतलब नई परिपाटी, बताइए शाबाश। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर बी आएगा बच्चों। ये देखिए, ये उसके साइन के बारे में बताता है, जैसे कि अप गई तो उसके पॉजिटिव होगी, ठीक है, जो कोई वस्तु सीधी है तो उसकी हाइट उससे अपोजिट होगी, ठीक है, तो ये उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट देखिए आप, पहली क्षार धातु निम्नलिखित में से कौन सी थी, बताइए भाई। फ्रेंसियम थी, सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन, शाबाश राइट आंसर दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर बी आएगा, यानी लिथियम, Li। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम होती है जी, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली क्षारीय धातु कौन कौन सी है, लिथियम है। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन है, ये क्या कह रहा है, जो त्वचीय श्वसन होता है, मतलब त्वचा से सांस लेता है, कौन लेता है, देखिए केंचुआ लेता है, मछलियाँ लेती है, फिश, ठीक है, पक्षी लेते हैं या इंसान लेते हैं, बताइए। तो मैं आपको बता दूं, पहले डिटेल सुन लेना, कि जितने भी मछलियाँ होती हैं वो किससे सांस लेती है, वो गिल्स या गलफड़ों से। आप सुनना मेरी बात, ये डिटेल में बहुत से क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जिसे उभयचर होते हैं, जो जल और ज़मीन में रहते हैं, मेंढक वगैरह, वो किससे सांस लेंगे, वो त्वचा से लेंगे, फेफड़ों से लेंगे और गिल्स से लेंगे। फेफड़े मतलब लंग्स, ठीक है। जो जीव होते हैं वो ट्रैकिया से सांस लेते हैं भाई। और जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले सांप वगैरह, छिपकली सांप, ये किससे सांस लेते हैं, ये भी ट्रैकिया से सांस लेते हैं, ध्यान रखना। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप या श्वसन नली। अब देखना, एक वो तिलचट्टा होता है, कॉकरोच, वो उसकी गर्दन काटने पर तभी वो जिंदा रहता है, क्यों, क्योंकि वो एक तो ट्रैकिया से सांस लेता है, और अगर वो ऑप्शन में न मिले तो ये किससे सांस लेगा, उसके रोम छिद्रों से सांस लेता है भाई, ठीक है। अब जितने भी पक्षी हैं वो किससे सांस लेंगे, वो फेफड़ों से लेंगे। इंसान किससे लेंगे, फेफड़ों से। मैमल्स हो गए स्तनधारी, ये भी फेफड़ों से सांस लेते हैं। एक होती है लीच यानी जोंक, वो स्किन से सांस लेते हैं। बहुत से क्वेश्चन क्लियर करा दिए मैंने। नेक्स्ट देखिए आप, इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर ए आएगा भाई। देखिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। देखिए फिर से देखिए नेक्स्ट, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, विदाउट ऑक्सीजन, बताइए भाई। शाबाश, वायुजीवी, परजीवी, अवायुजीवी और सहजीवी, राइट आंसर दीजिए बच्चों। देखिए इसका राइट आंसर आएगा डी आएगा, एनारोबिक, यानी कि अवायुजीवी। देखिए कौन कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, हमारी जो बड़ी आंत होती है, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन्स होती है, उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है ई कोलाई। इसका एक एग्जांपल है ई कोलाई, जो हम पानी का अवशोषण करता है तो ई कोलाई बैक्टीरिया ही करता है, ठीक है। अब देखिए आपको, ई कोलाई हो गया, एक होता है ब्रेवर्स ईस्ट, ईस्ट होता है खमीर, ब्रेवर्स हो गए, ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप।
देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। जो पीरियोडिक टेबल है, हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, यानी कि डाउन जाते हैं, तो उनमें कौन सा नहीं बढ़ता, ध्यान रखना कौन सा नहीं बढ़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी तत्व में कोषों की संख्या, संयोजकता यानी वैलेंसी, धात्विक गुण और परमाणु त्रिज्या। देखिए टॉप टू हम बॉटम जाते हैं, तो इसमें कौन सा चेंज नहीं होगा, इसकी वैलेंसी यानी इसका राइट आंसर सी है बच्चों। अब देखिए मैं बता देता हूँ, धात्विक गुण, धात्विक गुण के बारे में सुनना, ये क्या होते हैं, ये बढ़ते हैं, इसमें ऑलरेडी लिख रखा है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो इस ये कोषों की संख्या बढ़ती है और यह संयोजकता समान रहती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको और बता देता हूँ, जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। देखिए जो क्या इसको बोलते हैं ना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में क्या क्या परिवर्तन होता है। देखिए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। फिर दूसरा है, इसमें जो संयोजकता होती है पहले बढ़ेगी फिर घटेगी बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर। तीसरा, इसमें जो आवर्त से लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि अब सुनना, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है भाई, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटीन बढ़ते हैं इसलिए। और सुनना, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होते हैं, घटते हैं। ये था, मैंने डबल बता दिया आपको, ठीक है ना। देख लो, देखो बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक है, क्लियर 10 हो गई। चलो फिर से सुन लो, कोई बात नहीं, आराम से सुन लो। ये क्या कह रहा है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या नहीं बढ़ता। देखिए ऑप्शन सी को छोड़कर सब बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखना, अब कोई पूछे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या प्रभाव होगा, तो मैं फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर वैलेंसी क्या होगी, पहले तो बढ़ेगी फिर घटेगी, संयोजकता, बाएं से दाएं जाने बोल रहा हूं अब मैं। तीसरा पॉइंट सुन लेना, परमाणु का आकार घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो आकार घटेगा, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और है कि धात्विक गुण, जो मेटालिक करैक्टर होते हैं, वो क्या होंगे, वो घटेंगे, ठीक है। और ये अप से डाउन था, और अप से डाउन पूछे तो आपसे, वो पूछे तो इलेक्ट्रॉन पूछे तो ऊपर से नीचे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, आउटर मोस्ट। देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या न तो बढ़ेगी न ही घटेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पूछे तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। स्विच की मरम्मत करते समय इलेक्ट्रीशियन को रबड़ के दस्ताने क्यों पहनाने चाहिए, बताओ भाई। बिजली के झटके से बचने के लिए, सामग्री को फसलों से बचाने के लिए, उपकरणों को आसानी से हैंडल के लिए, बताओ भाई, शाबाश। तो स्विच के क्यों पहनने चाहिए, ये तो आप बता ही दोगे, ए ऑप्शन आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, बिजली के झटकों से बचने के लिए। देखो नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप उस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी पहुंच जाती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए मैं बताता हूं, आप किसी रूम में गए, ठीक है, किसी ने सेंट लगाया या डीओ लगाया, और वो उसकी स्मेल आपके नाक तक पहुंच गई। कहीं भी इत्र रखा है, किसी हवेली में गए, कहीं रूम में गए, तो आप तक की नाक तक जल्दी से पहुंच जाती है, वो किसके कारण। शाबाश, बताओ बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा, विसरण आएगा। यानी कि जो गैसों का दबाव होता है ना, वो उच्च से लो की तरफ जाए, विसरण। ये तो गैसों, विसरण होता है गैसों में, इसका होता है अपोजिट होता है ऑस्मोसिस, यानी कि प्रासरण। जैसे उसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यानी कोई पेड़ है और आप ज़मीन में पानी डालते हो, मिट्टी में, और वो जड़ है ना, जड़ पानी अपनी तरफ सोख लेती है, वो प्रासरण होता है, ये ध्यान रखना। और कमरे में जो स्मेल फैलती है
वो विसरण होता है बच्चों। मैं दोनों में बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल ये आते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है भाई, जड़ के द्वारा पानी का अपने आप सोखना ऑस्मोसिस कहलाएगा, और जो कमरे में गंध होती है, स्मेल होती है, वो जल्दी नाक तक पहुँच जाती है, वो विसरण के कारण। नेक्स्ट देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, बताइए आप। साधारण नमक है, बेकिंग सोडा है, सेंधा नमक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। शाबाश। इसका राइट आंसर सी आएगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। अब देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों, ध्यान रखना। अब देखिए आगे, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम पता लग गया, बेकिंग सोडा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है, यानी कि जो हम खेती करते हैं उस पर प्रभाव नहीं डालता। कौन नहीं डालता, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आंसर आपको पता है बच्चों। नाइट्रेट, सुपोषण, ओजोन, बताइए, जैव आवर्धन। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ओजोन आएगा बच्चों। ये आधुनिक कृषि पर प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, कई बच्चे तो पता नहीं क्या सोच रहे थे इस क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपके लेवल के हैं, एग्जाम में बाहर नहीं आते, सारे एग्जाम के क्वेश्चन ही। देखो, नाइट्रोजन गैस का प्रतीक है, बताइए नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की, ये बताइए पहले आप। नाइट्रोजन गैस की खोज, तो बच्चों बताइए नाइट्रोजन गैस की खोज। तो देखिए, नाइट्रोजन गैस की खोज की डेनियल रदरफोर्ड साहब ने और एंटोनी लोवोजियस ने। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो वर्तमान की बात कर रहा हूँ, वायुयान के टायरों में, आजकल तो गाड़ियों के टायर में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ध्यान रखना। तो वर्तमान में कौन सी गैस पूछे तो आपसे नाइट्रोजन। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐसा आता है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम और नाइट्रोजन दोनों ही ऑप्शन में हो ना बच्चों, तो हमें नाइट्रोजन करना है आजकल। नाइट्रोजन राइट आंसर आएगा आपका। ठीक है, चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस, नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। ठीक है, ये फैक्ट है, ये देख लेना आप। इसकी वही पूछता है कि वर्तमान में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। चिप्स वगैरह के पैकेटों में भी नाइट्रोजन। देखिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा, N2 इसका प्रतीक होता है इसका, नाइट्रोजन का। जो वायुमंडल होता है हमारा, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन होती है बच्चों, सॉरी, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन होती है, लेकिन वायुमंडल में कौन सी होती है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीव दो टुकड़ों में कट जाने पर फिर से जुड़ जाता है, छिपकली, मेंढक, फ्रॉग, ठीक है, अर्थवर्म या कॉकरोच। शाबाश, बताइए बच्चों, कौन सा जीव दो टुकड़ों में कट जाने पर फिर से जुड़ जाता है। देखिए, इसमें कॉकरोच के बारे में मैंने बताया था, सर काट देंगे फिर से सांस लेगा, इसके जो रोम छिद्र होते हैं उसमें या ट्रैकिया की वजह से, ठीक है, लेकिन काट देंगे फिर से जुड़ जाएगा। उसका राइट आंसर आएगा अर्थवर्म, यानी केचुआ। ये किसान का मित्र होता है, इसके हृदय में 8 चैम्बर होते हैं, ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है केचुए में कितने चैम्बर होते हैं, जी 8 चैम्बर होते हैं, और इसे किसान का मित्र कहते हैं। उर्वरक बनाने में हेल्प करता है, ये खाद बनाने में। भाई किसी के दाद, खाज, खुजली, ठीक है, ये हो जाए तो किसके कारण होगा, बताइए, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या लीवरवर्ट। शाबाश, तो फंगस के कारण होता है भाई, फंगस जनित रोग होते हैं ना भाई, दाद, खाज, खुजली, अस्थमा यानी कि दमा, गंजापन, एथलेटिक फूड, मधुरा फुट, ये सभी किसके कारण होते हैं, ये फंगस के कारण होते हैं। कई बार देख रहे ना, पैरों में पानी सा भर जा, पानी से चपचक पानी सा लग जाता है और खाल से उतरने लग जाती है, उंगलियों चिटलियों के बीच में, पैरों में, अंगूठे के पास,
ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, फंगस के कारण होता है भाई। दाद खाज खुजली सब, ए उत्तर आएगा इसका, फफूंदी यानी फंगस। देखिए बच्चों, आपको एक वर्ड दिक्कत दे रहा है, इसमें ऑप्शन में आ गया लीवरवर्ट। अब कई सोच रहे हैं लीवरवर्ट क्या है क्या नहीं। तो लीवरवर्ट क्या होता है, ये प्लांट में होता है भाई, ठीक है। जैसे ये छायादार दलदल गिल्ली मिट्टी व पेड़ों की छाल में पाए जाते हैं लीवरवर्ट, जो तने के समान संरचना वह कतारों में लगी रहती हैं। ज़्यादा न सोचना, लीवरवर्ट प्लांट से होता है। देखिए आगे आप, पता लग गया होगा लीवरवर्ट का। चलो नेक्स्ट देखिए बच्चों, देखिए नील वोर साहब ने बोर ऑर्बिट दिया था। देखिए सब भी देखिए, इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन में निश्चित ऊर्जा होती है, और ये बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें ऊर्जा निश्चित होती है। देखिए बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जीवाश्म ईंधन में जलने से वातावरण में जो फॉसिल्स होते हैं, चलो क्वेश्चन आ गया, फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, शाबाश कमेंट में बताइए। मैंने बताया था जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, और जीवाश्मों की आयु किससे ज्ञात की जाती है, शाबाश। जीवाश्म ईंधन में जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई, इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभावों के का भाई बताओ भाई। कार्बन जब CO2 में वृद्धि होगी तो क्या होगा भाई, ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी आएगा। तो मेरा आपसे, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, शाबाश बताइए। देखिए बच्चों, ग्रीन हाउस में जो जलवायु में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है, और सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन हो गई, CFC हो गई, ओजोन, ये सभी किसके उत्तरदायी होती हैं, सभी ग्रीन हाउस प्रभाव में होती हैं गैसें। फिर सुन लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, वाष्प भी होता है इसमें, और ओजोन आदि होती हैं ग्रीन हाउस में इफेक्ट प्रभाव में। नेक्स्ट देखिए, देखो लैक्टोज इज कंपाउंड ऑफ, बताओ भाई, एंड ग्लूकोज से बना होता है, तो क्या आएगा इसका गैलेक्टोज आएगा। इसका राइट आंसर सी आएगा बच्चों, सी आएगा गैलेक्टोज। देखिए ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि सूक्ष्म मात्रिक तत्व क्या होते हैं। जैसे एक लेसन परीक्षण होता है, ये क्वेश्चन देख लेना, लेसन परीक्षण के माध्यम से इन अतिरिक्त तत्वों का पता लगाया जा सकता है। इन तत्वों को पानी में घुलनशील सोडियम लवण में परिवर्तित करने के लिए कार्बनिक यौगिक का धात्विक सोडियम के साथ संघनन किया जाता है, और फिर इन तत्वों का हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, आप बताइए। इसका राइट आंसर आएगा बी, मैग्नीज। इसका राइट आंसर बी है, मैग्नीज आएगा बच्चों। देखिए जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं और ह्यूमन बॉडी में इंक्लूड होते हैं, जैसे जिंक हो गया, आप लिस्ट बना लीजिए। जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है, Fe आएगा उसका सिंबल, क्रोमियम है, Cr है, आयोडीन आएगा, कोबाल्ट आएगा, मैग्नीज आएगा, और मोलोनियम आएगा भाई, MO। ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा। आप देखिए लिस्ट बना लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए इसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है, बताइए बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है किसके कारण, CO के साथ परिवर्तित होकर कार्बन डाइऑक्साइड को गिवन टू कार्बन ऑक्साइड, गिविंग मतलब उत्सर्जित करके, पानी के साथ मिलकर, और या पानी को आउट करके, बताइए शाबाश। प्लास्टर ऑफ पेरिस कब कठोर हो जाता है, शाबाश। शाबाश बच्चों, पानी के साथ मिलकर, राइट आंसर बी आएगा इसका, ठीक है। इसका उपयोग सबको पता है, प्लास्टर वगैरह में, मूर्तियां बनाने में इसमें किया जाता है, नॉर्मल बात है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहस करेंगे, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण ध्रुवी पे P से मुख्य F की दूरी को क्या कहा जाता है, शाबाश बताइए, शाबाश। इसकी वीडियो बना रहे हैं, जल्दी अपलोड कर देंगे इस चैप्टर की,
फिर और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा बच्चों। पी से मुख्य अक्ष फोकस को क्या कहा जाता है भाई? फोकस दूरी। ए राइट आंसर आएगा इसका। श्वेत प्रकाश के साथ रंग